हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सबका मैटिनी शो के नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता। मैटिनी शो के इस सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से, जहां हम फिल्मों और फिल्म वालों के किस्से सुनाते हैं। आज के शो में हम थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। किसी किस्से की जगह आज हम एक महान डायरेक्टर के महज कथन सुनाएंगे और यकीन जानिए, उनकी यही बातें आपकी सिनेमा देखने की नज़र को और ज़्यादा समृद्ध करेंगी। आप एक नया नज़रिया हासिल करेंगे। इन लेजेंडरी डायरेक्टर का नाम है ऋत्विक घटक, जिन्हें बंगाली सिनेमा में सत्यजीत रे जितना ही सम्मान हासिल है। ऋत्विक घटक का जन्म पूर्वी बंगाल यानी कि आज के बांग्लादेश में हुआ था, ढाका में 4 नवंबर 1925 को, और मृत्यु हुई 6 फरवरी 1976 को। महज 50 साल की जिंदगी, इसी अल्पायु में उन्होंने वो काम कर दिया जिसकी वजह से भारतीय सिनेमा में उन्हें बेहद ऊंचा दर्जा हासिल है। ऋत्विक घटक ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 9 फीचर फिल्में बनाई। उनको दुनिया रास नहीं आती थी। गैर बराबरी, अन्याय पागल करते थे। वे सोचते रहते थे। नहाना, नाखून काटकर छोड़कर बीड़ी शराब पीते रहते थे। घर का सामान तक बिकने लगा था। पत्नी थी, 3 बच्चे थे, सब उनसे अलग रहने लगे। हालांकि पत्नी उनकी दोस्त सदा रही। ऋत्विक घटक दुनिया के महान फिल्मकारों में गिने गए। सत्यजीत रे उनकी खूब प्रशंसा करते थे। विश्व भर में फिल्म स्कूलों में उन्हें आज पढ़ा जाता है। यूं तो हम उनके जीवन पर और उनके काम पर एक मुकम्मल एपिसोड बना सकते हैं, लेकिन वो फिर कभी। आज बात सिर्फ उनके विचारों की, ऐसे विचार जो चकित और समृद्ध करेंगे। मैं फिल्मों में आया तो पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि कष्टों में जी रहे मेरे लोगों को लेकर मेरी पीड़ा और व्यथा को जाहिर करने की इच्छा के कारण। इस वजह से मैं सिनेमा में आया। मैं नारे लगाने या जैसे कि वो कहते हैं एंटरटेनमेंट में यकीन नहीं रखता हूँ, बल्कि इस ब्रह्मांड, इस दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों, मेरे देश और अंत में मेरे अपने लोगों के बारे में गहराई से सोचने में यकीन रखता हूँ। मैं फिल्में उनके लिए बनाता हूँ। हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन इसका फैसला तो लोगों को करना है। फिल्म देखने जाना भी एक तरह का संस्कार है। जब बत्तियाँ बुझ जाती हैं, पर्दे जिंदा हो जाते हैं, तो सब दर्शक एक हो जाते हैं। ये एक समुदाय वाली भावना हो जाती है। हम इसकी तुलना चर्च, मस्जिद या मंदिर जाने से कर सकते हैं। आर्ट में सब कुछ जायज़ है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो लोग जोरदार ढंग से न्यूडिटी और किसिंग का समर्थन करते हैं, क्या वो कला के बारे में सोचते हुए ऐसा करते हैं, या फिर वे जल्दी रोकड़ा कमाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। ठीक उसी समय मैं चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति के कट्टर रूढ़िवादी रखवाले हमारी प्राचीन गुफाओं और मंदिरों में जाएं और खुद देखें कैसे हमारे पूर्वजों ने इस विषय का सामना किया था। असल बात तो ये है कि हमारे मुनाफा कमाने वाले समाज में दोनों ही पक्षों के लोग अपना अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। इनमें से कोई भी स्वार्थ रहित आलोचक या कला का सच्चा प्रेमी नहीं है। इसलिए मैं इस चूहा दौड़ में शामिल ही नहीं होना चाहता। फिल्मों में अभिनय असल में डायरेक्टर और एक्टर्स के बीच गहरे तालमेल के बाद जनता है, और खेद है वो भारत में गायब है। इस पर हमेशा बहस की जाती है कि एक आर्टिस्ट को क्या सिर्फ प्रॉब्लम सामने रखनी चाहिए या उसके समाधान की ओर भी इशारा करना चाहिए। मुझे लगता है ये चीज़ों की तरफ बहुत बचकाने ढंग से देखने का तरीका है। अगर आर्टिस्ट को समाधान सामने रखने की ज़रूरत महसूस होती है तो उसका स्वागत है, लेकिन अक्सर वे समस्या बताता है और मामले को वहीं छोड़ देता है। ये दोनों ही ट्रीटमेंट समान रूप से महत्वपूर्ण है। हम किसी एक पर आशावादी और दूसरे पर निराशावादी का लेबल नहीं लगा सकते हैं। केंद्रीय बिंदु ये है कि जो भी फिल्म वस्तु और रचनाकार के दिमाग में से सहज रूप से विकसित होता है वो पूरी तरह स्वीकार्य है, लेकिन जो भी उभरे वो स्वतः होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या वो आर्टिस्ट जीवन और इंसानों को लेकर पक्षपाती है या नहीं। अगर वो है तो फिर ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती। अच्छे सिनेमा को जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता। इसे लोगों की आकांक्षाओं और घबराहटों का प्रतिनिधित्व करना ही होता है। इसे समय के साथ कदम बढ़ाने होते हैं। इसकी जड़ें लोगों में होनी होती हैं। मेरे हिसाब से बम्बई के सिनेमा की कोई जड़ें नहीं है। टैगोर ने एक बार कहा था, आर्ट को ब्यूटीफुल होना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले उसे ट्रुथफुल यानी कि सच्चा होना चाहिए। ये सच क्या है? कोई शाश्वत सच नहीं है। हर आर्टिस्ट को एक दर्द भरी निजी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अपना खुद का सच समझना होता है, और यही है जो उसे अभिव्यक्त करना है। इस दुनिया में अभी तक वर्गहीन कला जैसी कोई चीज़ नहीं है। कारण ये है कि कोई वर्गहीन समाज ही नहीं है। हर वर्क ऑफ आर्ट यानी कि कलाकृति सापेक्षिक है और ये इंसान से जुड़ी है। अपने नाम के मूल्य मुताबिक हर आर्ट को इंसान की बेहतरी के लिए काम करना ही चाहिए। मैं किसी कठोर थ्योरी में यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक उसी समय में इन तथाकथित महान फिल्म मेकर्स को लेकर हैरान हूँ, जो मूल रूप से कुछ नहीं बस नौसिखिए हैं
और मानवीय रिश्तों के आर्ट का शोर मचाते रहते हैं। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से बचने का ये बहुत चतुर तरीका है। असल में जो भी काम ये करते हैं वो सिर्फ उनकी अपनी सत्ता को फायदा पहुंचाने के लिए होता है। ये लोग इतने पक्षपाती हैं जितना कि कोई हो सकता है, लेकिन अपक्षपाती होने का मास्क पहनते हैं। मैं ऐसे आदर्शों से घृणा करता हूँ। पूर्वी पाकिस्तान का एक बंगाली होते हुए मैंने आज़ादी के नाम पर अपने लोगों पर अकथ्य जुल्म होते देखे हैं। यह आज़ादी बिल्कुल फर्जी और शर्मनाक है। मैंने अपनी फिल्मों में इसे लेकर हिंसक प्रतिक्रियाएं दी हैं। सिनेमा मेरे लिए कोई आर्ट फॉर्म नहीं है, ये मेरे लोगों की सेवा करने का एक जरिया मात्र है। मैं कोई समाज शास्त्री नहीं हूँ और इसलिए ऐसे भ्रम नहीं पालता कि मेरा सिनेमा लोगों को बदल सकता है। कोई एक फिल्म मेकर लोगों को नहीं बदल सकता है। लोग बहुत विशाल हैं और वे अपने आप को खुद बदल रहे हैं। मैं चीज़ें नहीं बदल रहा हूँ। जो भी बड़े बदलाव हो रहे हैं मैं सिर्फ उन्हें दस्तावेज कर रहा हूँ। मेरे लिए सिनेमा और कुछ नहीं, सिर्फ एक अभिव्यक्ति है। ये मेरे लिए अपने लोगों के कष्टों और दुखों को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करने का माध्यम है। कल को सिनेमा के अलावा इंसान की बुद्धि शायद ऐसा कुछ बना दे जो सिनेमा से भी ज्यादा मजबूती, बल और तत्कालीनता से लोगों की खुशियों, दुखों, आकांक्षाओं, सपनों, आदर्शों को अभिव्यक्त कर सके। तब वो ही आदर्श माध्यम बन जाएगा। ये मेरे दर्शकों को तय करना है कि क्या मैं एक पॉलिटिकल फिल्म मेकर हूँ या नहीं, कि क्या मैं भारत का पहला और एकमात्र पॉलिटिकल फिल्म मेकर हूँ। विस्तृत संदर्भ में कहूँ तो मेरी सारी फिल्में पॉलिटिकल हैं। जैसे कि हर आर्ट होता है, हर आर्टिस्ट होता है, ये या तो इस या उस वर्ग के बारे में होता है। एक फिल्म मेकर चाहे तो इसे पॉलिटिकल नाम दे दे और दूसरा उसे ऐसा नाम ना दे, लेकिन अंत में दोनों फिल्में इसी मकसद को पूरा करती हैं। आर्ट में कुछ भी आधुनिक नहीं होता, सब कुछ आधुनिक ही है। अगर कोई कुछ बहुत आधुनिक कर देने का श्रेय लेता है तो वो एक मूर्ख है और गलतफहमी में जी रहा है। आर्ट निरंतर रूप से अपने स्वरूप बदलता रहता है और हर तरह के स्वरूप के साथ प्रयोग हो चुके हैं। उन्हें लागू किया जा चुका है और खपाया जा चुका है। हम बस इन्हें फिर से खोज ले रहे हैं और कुछ नहीं। एक कवि सब कलाकारों का आदित्य स्वरूप होता है। कविता सब कलाओं की कला है। फिल्म एक्टिंग पूरी तरह से कैमरा के प्लेसमेंट, लाइटिंग और इनसे भी जरूरी एडिटिंग पर निर्भर होती है। हमारे अभिनेताओं या अभिनेत्रियों ने कभी भी इन कलाओं में दक्षता पाने की मामूली सी इच्छा भी नहीं जताई है और इसके बगैर फिल्म एक्टिंग सही मायनों में संभव ही नहीं है। जब मैं हमारे महान अभिनेता और अभिनेत्रियों को कई गज फैले फिल्मी पर्दे पर परिश्रम करते देखता हूँ तो एक हाथी की याद आती है जो बर्फ के टीलों में नाचने की कोशिश कर रहा है। ये माध्यम या तो सब कुछ सीखने का है या सब कुछ छोड़ने का। अभी जो हम देखते हैं वो एक्टिंग नहीं है। ये थे महानतम डायरेक्टर ऋत्विक घटक के ख्यालात, जिन्हें सुनकर जहां एक तरफ सिनेमा की ताकत का एहसास होता है, वहीं उसे कायदे से देखने की समझ भी शेप लेने लगती है। ऐसे ही फिल्मकारों ने सिनेमा को एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ऋत्विक घटक के हम सदा एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने न सिर्फ अच्छा सिनेमा दिया बल्कि उसे जानने समझने का सलीका भी समझाया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए ऋत्विक घटक के ये समृद्ध करने वाले कथन लिखे थे हमारे सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी ने। आप देख रहे थे मैटिनी शो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।